हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो पिछले टर्म में मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया था, तो थोड़ा सा वहीं पे फिर जाता हूँ वापस कि बास्तील के दुर्ग को नष्ट करने के बाद, बास्तील के दुर्ग को, या यूँ समझिए बास्तील के किले को उग्र भीड़ ने जब नष्ट कर दिया और उसके कमांडर को मार दिया, वहाँ पे रखे जो अम्युनिशन थी उसको लूट लिया और उसमें जो बंद केवल 7 कैदी वो छुड़ा लिए गए थे, क्योंकि बास्तील किले को राजा की यातनाओं का केंद्र बिंदु समझा जाता था और जो उसमें कैदी रखे जाते थे वो बड़ी कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे अपना। तो जब उसको नष्ट कर दिया और 14 जुलाई को बास्तील के किले पे धावा बोल के उसे नष्ट कर दिया गया और फिर देहात के गांवों में के क्षेत्रों में रातों रात ये खबर फैल गई कि राजा ने बहुत सारे लठैत बुला लिए हैं और वो गांवों की फसलों को नष्ट कर देंगे, नष्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। तो इससे भय हो खा करके, उससे भयमान होकर के वो सारे जो ग्रामीण थे, किसान लोग थे, कुदाल बेलचे आदि लेकर के वो शहर की ओर निकल पड़े और उन्होंने तमाम किलों पे और राजशाही महल पे आक्रमण करने शुरू कर दिए, अन्न के भंडारों को लूट लिया और अपनी गिरफ्त में ले लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को सबको नष्ट कर दिया। इसी में जब ये देखा कि विद्रोही बेकाबू हो गए हैं, राजा भी उससे डर चुका था, तो 4 अगस्त 1789 को की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया, यानी कि उसको समाप्त कर दिया और एक संसद को मंजूरी दे दी और जो तिथ धार्मिक जो कर लगाया जाता चर्च के द्वारा उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी कि कुछ कायदे कानून वाली सरकार फ्रांस में बनी। राजा को मानने पड़े कुछ मांगों को जो उग्र भीड़ मनवाना चाहती थी, जो पब्लिक मनवाना चाहती थी, वो उसको मान लिया। अब इस सब के बाद क्रांति के क्या अचीवमेंट हुए उसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। तो ये सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ द नेशनल असेंबली 1789-1781, इसमें यह हुआ कि करों से कुछ मुक्ति मिली, मनमाने करों को जो वसूला जाता था उनमें कुछ छूट आई और अकॉर्डिंग टू लॉ कानून व्यवस्था में सुधार लाया गया। सभी व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए जिससे अपनी बात कह सकते थे, सुन सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, इस तरह का प्रावधान रखा गया। और उसके बाद मनुष्यों को कुछ उनके अधिकार डिक्लेयर्ड कर दिए गए कि जैसे हर मानव, हर व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें रहीं और सारी ऐसी चीज़ें रहीं, जैसे कि नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को तैयार किया गया और उसमें हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के आदरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना था और शोषण के विरुद्ध उसका अधिकार रहा। दूसरी बात, कोई भी समूह या ऐसा व्यक्ति अनाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था जिसे जनता की स्वीकृति ना हो। और इसके अलावा स्वतंत्रता का आज ऐसे कामों की सख्ती से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी, किसी भी लगाने का अधिकार कानून के पास। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से
इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। ये उसकी उपलब्धि रही, यानी कि नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार कर दिया गया। इसके अलावा फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्ची एंड बिकेम रिपब्लिक। इसका दूसरा थर्ड परिणाम यह निकला कि फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और वो रिपब्लिक बन गया लुईस 16 को। इसके बाद जो देश के क्रांतिकारी थे उन्होंने उन सभी को दंड देना शुरू कर दिया जो नागरिकों के आम अधिकारों के विरुद्ध थे या ऑटोक्रेटिक शासन के पक्ष में थे, जो रिपब्लिक रूल नहीं चाहते थे। उन सभी लोगों को दूसरे ग्रुप ने, रिवॉल्यूशनरी ने, उनको दंड देना शुरू कर दिया और एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ऐसा ट्रिब्यूनल कि जिसमें जो लोग इसके स्वतंत्रता के खिलाफ थे यानी उसके अपोजिट थे उनको दंडित किया जाने लगा, उन पर मुकदमा चलाया जाने लगा और यदि वे उसमें दोषी पाए गए तो उनको गिलोटिन पे चढ़ा करके, एक मशीन थी गिलोटिन में 2 पोल वाली और बीच में उसके ब्लेड लगता था और उसके मनुष्य का सर उस पर रख दिया जाता था और ऊपर से ब्लेड को दबा दिया जाता था, तो एक ही बार में उसका सर वहाँ से कलम कर दिया जाता था। तो उस गिलोटिन पे चढ़ा के उसको फांसी की सज़ा यानी कि उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो इस प्रकार का साम्राज्य, इस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ पे चलने लगी। इसके अलावा जब लुईस 16 और उसकी क्वीन पे मुकदमा चलाया गया उस ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उसे वो दोषी पाया गया। जब दोषी पाया गया तो कुछ सामंतों के जरिए उसको वो भागने की सोचने लगा और भाग भी चुका था, लेकिन बॉर्डर पे उसको पकड़ लिया गया और पकड़ के उसका भी यही हश्र हुआ, यानी कि गिलोटिन पे उसको चढ़ा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा रेन ऑफ टेरर, तो 21 जनवरी 21 जनवरी 1793 को सार्वजनिक रूप से लुईस 16 को फांसी दे दी गई। इसके बाद फिर रेन ऑफ टेरर की शुरुआत हुई, आतंकवाद का राज। अभी जो हमने पीछे अभी यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग, और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं रेन ऑफ टेरर की। रेन ऑफ टेरर की जो शुरुआत हुई वो रॉब्सपियरे के शासनकाल में हुई। रॉब्सपियरे जैकोबिन ग्रुप का था और वो स्टेटस जनरल के लिए चुना गया और उसके शासनकाल में अभूतपूर्व बदलाव आए। राजा के ऑटोक्रेटिक शासन का पूर्णतया अंत हो गया और इसमें हुआ ये, इसका शासनकाल टेरर का 1793 से 1794 तक हुआ और इसका फाउंडर था रॉब्सपियरे। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ हार्ड पनिशमेंट। उसने इस पॉलिसी में जो लोग फ्रांस के उदारवादी नीति का विरोध करने वाले थे, जो उसी दासत्व की भावना से प्रेरित थे, जो लोग सार्वजनिक स्वतंत्रता को नहीं चाहते थे, उन लोगों ने विरोध किया। और जो अपोजिशन के लोग थे, रॉब्सपियरे ने ऐसे लगभग 3 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया। वो हमारी बुक में नहीं है, लेकिन 3 लाख, ये काउंटिंग नहीं दी गई है, लेकिन 3 लाख लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और अपने जो बाकी जो लोग थे, लगभग 17,000 लोगों को उसने मार गिराया। हार्ड पनिशमेंट के साथ साथ उनको मौत की सज़ा सुनाई गई
और इन सबको एक गुलिटिन मशीन थी जो डॉक्टर गुलिटिन ने उसको बनाया था फांसी देने के लिए उस समय में, उसी पे सबको चढ़ा दिया जाता था। 2 पोल वाली एक मशीन थी, बीच में ब्लेड होता था और उस पर रख के एक ही बार में किसी भी व्यक्ति का सर धड़ से अलग किया जा सकता था। इस प्रकार 17,000 लोगों को मार दिया। इसी के कारण रोबेस्पियर की रूलिंग पीरियड को रेन ऑफ टेरर के रूप में जाना जाता है। और लास्ट में खुद कोर्ट में जब स्टेटस जनरल कमज़ोर पड़ गए तो दूसरे ग्रुप ने खुद रोबेस्पियर पे मुकदमा चलाया और मुकदमा चलाने के बाद उसको 17,000 लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए उसको मौत की सज़ा सुनाई गई और उसी ग्लूटन पे चढ़ा के जिस पे रोबेस्पियर ने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसी ग्लूटन पे चढ़ा के रोबेस्पियर को भी अपने प्राण गंवाने पड़े और इस प्रकार आतंक के शासन का अंत हो गया। जब आतंक के शासन का अंत हो गया, रोबेस्पियर की डेथ हो गई, स्टेटस जनरल प्रभावहीन हो गई और फिर इसी के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्टा का उदय होता है, यानी राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टा। अब नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर, 1 मिनट में। अभी हम बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्टा ने जो कुछ सुधार, प्रशासनिक सुधार किए, वो असलियत में प्रशंसनीय थे, लेकिन वो कुछ समय ही रहे। जब नेपोलियन बोनापार्टा या फ्रांस की सेनाएं नेपोलियन बोनापार्टा की अगुवाई में दुनिया के दूसरे देशों में उनकी विजय के लिए निकले, तो उनका संयुक्त रूप से स्वागत किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहा था पहले कि जो एरिस्टोक्रेटिक शासक है उनसे आम जनता को मुक्ति दिलाना, लेकिन ये समय कुछ समय तक ही रहा। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टा ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्णतया समाप्त कर दिया और अब उसका फ्रांस की सेनाओं का विरोध होने लगा और लिपजिंग के मैदान में बोनापार्टा को हराया गया। उसके बाद फिर भारी जनमत से वह फिर सत्ता में आया, लेकिन ठीक कुछ समय बाद यानी कि 1815 में 1815 में फिर वो वाटरलू के मैदान में हरा दिया गया। इस प्रकार उसके बाद मैंने बताया था कि 5 मई 1821 से उसकी मौत हो गई। यहीं पे बोनापार्टा का शासन समाप्त हो जाता है और फिर इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन यानी कि दास प्रथा का अंत। पहले क्या था कि नीग्रोज को जो सहारा, साउथ अफ्रीका में सहारा का जो रेगिस्तान है, जो उसके दक्षिण में रहने वाली एक जाति है जिसको हम नीग्रोज के नाम से जानते हैं, उनका व्यापार किया जाता था। दूसरे देशों के लोग उनको दास बना के खरीद लिया करते थे और मोहर लगा के या उन पर ठप्पा लगा के हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहना के उनको जहाज़ों में भेज दिया जाता था दूसरे देशों के लिए, और वहीं पे उनको निर्दयतापूर्वक काम किया करवाया जाता था। इस प्रकार फ्रांस में इसका भी बहुत विरोध पहले से ही था और फ्रांस में इसको निंदनीय समझा गया और फ्रांस ने इसका विरोध किया और इसकी समाप्ति कर दी, यानी कि इसको अमानवीय व्यवहार माना गया। और सबसे पहले पूरी दुनिया में यदि स्लेवरी का एबोलिस्ट किया वो फ्रांस ने किया। इसलिए फ्रांस की क्रांति को फ्रांस की क्रांति से दुनिया के सभी देश प्रेरित हुए, सभी देशों को शिक्षा मिली और वह भी क्रांति के डगर पे निकल पड़े। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी तो नेशनल कन्वेंशन यानी कि राष्ट्रीय सम्मेलन में, नेशनल कन्वेंशन
राष्ट्रीय सम्मेलन में 4 फरवरी 1794 को लेजिस्लेटेड फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच कॉलोनीज, जो फ्रेंच उपनिवेशों में जो दास थे उनको सबको रिहा कर दिया गया और इस प्रकार फ्रेंच में दास प्रथा का अंत हो गया। लेकिन ठीक कुछ समय बाद ही 1802 में नेपोलियन बोनापार्टा ने इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया, इसको दोबारा शुरू किया और फिर ये कुछ समय तक चला और उसके बाद फिर बाद में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।